Good morning, Shakti. Good morning, sir. Basically अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था, आई गेस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैक्रोस्कोपिक फॉर्म V इज इक्वल टू आई आर देखा था, जहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके अलावा ओम्स लॉ के अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, दैट इज ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सो मैंने वीडियो में किरचॉफ्स लॉ पे भी बता दिया था सब कुछ। तो बेसिकली दो लॉ है, एक को हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक होता है केवीएल। केसीएल जो है ये बेसिकली कहता है कि यदि कोई एक जंक्शन है जहां पे करंट आ रहे हैं I1, I2, I3, तो I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। और केवीएल कहता है कि इन अ क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, ये केवीएल कहता है। लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे इस किरचॉफ्स लॉ को, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, तो पहले लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, केवीएल वाला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला, तो उसे अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है, कुछ कुछ डिफरेंट। तो ये देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो बेसिकली इसे अप्लाई करने के लिए, केवीएल को अप्लाई करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स पता करना आना चाहिए। सेकेंड लॉ जो है केवीएल अप्लाई करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पता करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का मतलब हो गया सेल, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, इन सब को इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं। सो यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लेते हैं। तो यदि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कि करंट जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो यदि मैं दो पॉइंट मार्क करूं इस वायर पे, ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये VB माइनस VA जो होगा, ये होगा माइनस IR के बराबर, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, और B जो है B लोअर पोटेंशियल है, B लोअर पोटेंशियल है, और A जो है A हायर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो VB कम होगा, VA ज्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड IR है, लेकिन एक साइन माइनस सामने लग जाएगा क्योंकि VB जो है वो
छोटा है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि whenever we move in the direction of current and क्रॉस इट, जब भी हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड क्रॉस अ रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ आई आर का नेगेटिव होता है। और यदि हम इसका उल्टा करते हैं, करंट के उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा VA माइनस VB, ये IR हो जाएगा। मतलब करंट इधर मूव कर रहा है और हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस यू नीड टू कीप इन माइंड अबाउट रेजिस्टेंस। तो यदि हम रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज होगा वो माइनस IR होगा। और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है और करंट के उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस IR होगा। रेजिस्टेंस के बाद बात करते हैं बैटरी का। सो बैटरी में इस तरह से रहता है बैटरी का सिंबल। तो ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है। बैटरी में जब हम प्लस बड़े वाले साइड से छोटे वाले साइड, जो ये प्लस और माइनस होता है, तो जब प्लस साइड से माइनस साइड जा रहे होते हैं, लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो VB माइनस VA ये जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू से इसका एक EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में एक्सटेंसिवली। मान लेते हैं E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये VB माइनस VA जो होगा, B लोअर पोटेंशियल है, A हायर पोटेंशियल है, तो इसे हम माइनस E लिखेंगे। और उसी के जगह पे यदि VA माइनस VB होगा, यदि बैटरी में माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ आएंगे तो ये प्लस E हम लिख देंगे। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का लिखते हैं। एक बैटरी होता है जिसे कहते हैं नॉन आइडियल बैटरी। ये जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस वाज एन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी जो होता है बेसिकली वो होता है वेयर देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। वो होता है जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली हम नॉन आइडियल बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये EMF हो जाता है और ये स्मॉल r जो होता है ये बैटरी का रेजिस्टेंस होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉन आइडियल बैटरी। तो जब हम नॉन आइडियल बैटरी में मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है और हम A से B के तरफ जा रहे हैं, तो जब हम A से B के तरफ यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ A का पोटेंशियल। यहाँ पे हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस E, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे तो उसके आगे रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस में हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लिखते हैं IR। तो फाइनली हमारे पास जो बचा हुआ रह जाता है वो VB हो जाता है। तो हम यहां से कहते हैं कि VA माइनस VB जो है वो E प्लस IR हो गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने यहाँ पे किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ किया है। तो शक्ति, माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो मैंने किया ये आपके समझ में आया, व्हाट आई हैव डन हियर? यस सर। ये समझ में आया? चलिए, तो जब भी whenever you see कि करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, जब भी करंट का जो एरो का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाता हुआ नजर आता है, तो इस फिनोमिना को हम चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। और उस सिचुएशन में जो नॉन आइडियल बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E प्लस IR हो जाता है। मतलब हमें ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है चार्ज करने के लिए। बैटरी का पोटेंशियल E है,
लेकिन उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ओवरऑल ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। तो बैटरी का जो रेटिंग है, बैटरी पे रेटिंग लिखा रहता है, यदि उतने ही रेटिंग का आप यदि एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, हमें ज्यादा का लगाना होगा। फिर यहाँ पे ही एक और सिचुएशन अराइज करता है, वो सिचुएशन इस तरह का है कि हमारे पास बैटरी है नॉन आइडियल और करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। इस बार जब हम लिखेंगे VAB तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA, और इस बार हम जा रहे हैं किधर से किधर, इस बार भी हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम लिखेंगे VA। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये -E हो जाएगा, लेकिन इस बार जब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो करंट के उल्टे डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे +IR लिखेंगे, दिस विल बी +IR दिस टाइम, और हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा VB। तो बेसिकली दिस विल बिकम VB माइनस VA इज -E +IR। ये हम यदि VA माइनस VB कर दें, यदि VA माइनस VB कर दें तो ये हो जाएगा E माइनस IR हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है। इज इट क्लियर सर? लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आती है, तो इससे पहले हमने ओके, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन वो तब होता है जब सर्किट में एक सिंगल बैटरी होता है। मान लीजिए सर्किट में 2 बैटरी है इस तरह से, ठीक है, V1 और V2 इनका है, मान लीजिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में तो एंटर कर रहा होगा, यहाँ पे हमने ये माना है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, तब एक से निकल रहा होगा दूसरे में एंटर कर रहा होगा, तो एक बैटरी जो है दिस इज कॉल्ड एज, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो E माइनस IR हो जाता है। ये समझ में आया? तो एक बैटरी रहेगा तो उसमें से हमेशा करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा बैटरी होंगे तो उनमें से कुछ बैटरीज जो होंगे वो डिस्चार्ज हो रहे होंगे और कुछ बैटरी जो होंगे वो चार्ज हो रहे होंगे। कैसे पता चलेगा? तो हमें एरो देखना है, तो ये वाला बैटरी जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये वाला जो बैटरी है ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। इज इट फाइन शक्ति? यस सर। सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग डालोगे क्या? मतलब मेरा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मिस हो गया, अभी जो आपने पढ़ा है वो। देखिए, इससे स्टार्टिंग पार्ट में मैंने बस इतना बताया, संस्कृति में बता देता हूँ, ये KCL और KVL मैंने वीडियो लेक्चर जो पोस्ट किया था वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं और रेजिस्टेंस में करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, और हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले A पॉइंट मिलेगा, बाद में B पॉइंट मिलेगा। तो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एज VB माइनस VA। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल B होगा, इनिशियल पोटेंशियल A होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA हो जाएगा, और ये हो जाएगा -IR, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ कहता है। तो हमें इतना पता है कि हमने रेजिस्टेंस को पार किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस IR होना चाहिए, लेकिन V लोअर पोटेंशियल है और A हायर पोटेंशियल है, तो लोअर में से हायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी आप करंट के दिशा में, मैंने ये कहा कि whenever we move in the direction of current and we cross a resistance then potential difference is negative of IR। और जब भी हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में, मान लेते हैं हम B से A के तरफ आएंगे,
ठीक है। तो जब भी हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास फाइनल पॉइंट जो होगा वो ए होगा, इनिशियल पॉइंट बी होगा। तो ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है। तो जब भी बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आपको देखना है कि करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर होगा, और करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर होगा। उसके बाद मैंने बैटरी के बारे में डिस्कस किया। मैंने बोला बैटरी दो टाइप का होता है, एक बैटरी को कहते हैं आइडियल बैटरी और एक को कहते हैं नॉन आइडियल बैटरी। फर्क ये होता है एक में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एक में नहीं होता है। तो यदि हम एक आइडियल बैटरी लेते हैं तो आइडियल बैटरी में एक टर्म होता है ईएमएफ। तो जब हम ए से बी के तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहे हैं ए से बी के तरफ, तो बी फाइनल होगा, ए इनिशियल होगा। और बी साइड में छोटा वाला डंडा है, मतलब ये माइनस पोटेंशियल है। ए साइड में बड़ा वाला डंडा मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव बड़ा पोटेंशियल होता है, माइनस छोटा पोटेंशियल होता है। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो वीबी माइनस वीए करेंगे तो ये माइनस ई होगा, और वीए माइनस वीबी करेंगे तो ये प्लस ई होगा। तो यदि हम किसी भी बैटरी में प्लस साइड से माइनस साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा होगा, और माइनस साइड से प्लस साइड में आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी वो होता है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे डिस्कस करके ये निकाला कि यदि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा होगा तो उसे हम चार्जिंग ऑफ बैटरी कहते हैं, और जब पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा होगा तो उस बैटरी के अक्रॉस, बैटरी यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये पूरा मिला के एक बैटरी है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो E प्लस आई आर हो जाएगा। तो जब भी चार्ज होगा तो हमें हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से कनेक्ट करेंगे तब चार्ज होगा। और जब भी पॉजिटिव साइड से करंट बाहर निकल रहा है तो इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E माइनस आई आर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना। ठीक है, तो बस इतना ही हमने अभी डिस्कस किया है। अब देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अभी जो हमने किया वो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए किया है। अब किस तरह से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये बेसिकली आई वांट टू चेक कि आपको पहला किरचॉफ्स करंट लॉ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वो चेक करने के लिए।
सॉल्व कर लिया आपने? किसी ने सॉल्व किया? संस्कृति। सर फर्स्ट वाला हुआ बट एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ वो जंक्शन से तो करंट मतलब ये हो जाएगा ना, दोनों वायर में फ्लो करेगा, तो फिर नहीं 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 नहीं, ए जैसे साइड में इस जंक्शन पे आएंगे तो इन दोनों से इधर की तरफ आ रहा, तो डेफिनेटली इसमें जो होगा बाहर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि जब दो दो में जंक्शन की तरफ आ रहा है तो तीसरे में तो बाहर जाना है ना, तीन ही वायर है। तो हाँ यदि कहीं से पानी एंटर कर रहा है तो कोई पाइप होना चाहिए जिससे पानी निकले भी, ऐसा थोड़ी ये तीन पाइप है और तीनों में पानी एंटर हो रहा होगा। ओके ठीक है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो बेसिकली इस वाले में I3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। माइनस यस माइनस 23। समझ में आया ये? यस तो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? -23। -23। और दूसरे वाले का? कैलकुलेटिंग। सर 15। 15। चलिए लेट्स सी। संस्कृति आप बताएंगे कि ए और डी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? पॉइंट ए और डी, दो पॉइंट मैंने मार्क किया है, डी रेड कलर से है, ए ब्लैक कलर से है। ए और डी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर डी का। डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज करंट तो उधर साइड फ्लो कर रहा है ना पूरा, करंट किधर से ड्यू टू किधर फ्लो दैट कर रहा है? एंड वो मतलब करंट फ्लो हायर फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ए से डी की तरफ जा रहा है, तो कौन हायर होगा कौन लोअर होगा? ए से डी की तरफ, तो ए हायर है एंड डी लोअर है। वेरी गुड, तो ए हायर पोटेंशियल है और डी लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी ए, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए, और इस वी ए में से माइनस कर देते हैं कुछ पोटेंशियल। कितना करेंगे? तो I1 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 2, ठीक है, बिकॉज ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा। और वी ए में से जब हम I1 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि वी ए माइनस वी डी जो होगा वो IR होगा। तो बेसिकली यदि हमें वी ए में से हम IR करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आया ये संस्कृति? यस सर। ठीक है, अब हम डी पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। डी पॉइंट और ई पॉइंट, अब आपको बताना है डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या ई का पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर ई का पोटेंशियल ज्यादा होगा। वेरी गुड, क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और डी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टर्मिनल से। कनेक्टेड है, तो ई का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जब हम डी से ई के तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा।
यस। तो कितने से बढ़ेगा? +10 से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने +10 कर दिया कि पहले ए से जब हम रेजिस्टेंस पे आए तो घटा, और जब रेजिस्टेंस से बैटरी को अब क्रॉस कर रहे हैं तो बढ़ गया। तो पहले मैंने वी ए का कुछ पोटेंशियल था, उससे मैंने I1 × 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, +10 कर दिया। अब ई और बी, मेरा क्वेश्चन है ई और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अभी बी का ज्यादा होगा, क्योंकि नहीं नीचे से भी करंट आ रहा है नहीं एंड नहीं, आपको बस यहाँ पे देखना है कि करंट का क्या डायरेक्शन है रेजिस्टेंस में। तो ई के तरफ से बी पे करंट जा रहा है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ई फिर का ई का पोटेंशियल ज्यादा ज्यादा होगा होगा, और बी का पोटेंशियल कम होगा। कम होगा। बस हम एक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे सर्किट में ध्यान भी नहीं देना है। तो जब मैं ई से बी के तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, और ये कितना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक माइनस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा I3 × 3, ये हो जाएगा हमारा। और जब ये कर दूंगा तो मैं कहाँ पे पहुंच चुका हूँ, बी पे पहुंच चुका होगा, तो इक्वल टू बी। तो ए में से पहला रेजिस्टेंस का सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे बैटरी का ऐड किया, तीसरे रेजिस्टेंस का सब्ट्रैक्ट किया, और हमारे पास बी का पोटेंशियल आ गया। हमें क्या पता करना है? VB माइनस VA पता करना है। तो VB माइनस VA, ए को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -I1। I1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 एम्पियर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 +10 माइनस I3 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3 एम्पियर आया है। 3 × 3 इज इक्वल टू VB। ये हमारे पास VB तो ऑलरेडी दूसरे साइड ले गए, तो VB माइनस VA जो हो जाएगा, दिस इज -4 -9 -13 +10 इज इक्वल टू -3 वोल्ट। समझ में आए ये? यस सर। किस तरह से चलना है? यस सर, समझ आया अभी। हाँ, तो बेसिकली यदि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये इस तरह से आपको मानना है कि करंट की दिशा में गए और रेजिस्टेंस मिला तो सब्ट्रैक्ट करना है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए और रेजिस्टेंस मिला तो ऐड करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट शक्ति अब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ए से सी के तरफ जा रहे हैं, तो संस्कृति ने तो ए से डी वाला डिस्कस कर लिया था, डी से ई वाला भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आप बताएंगे कि ई और एफ में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ई का। ई का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों? सर नहीं सर, एफ का, क्योंकि एफ से करंट फ्लो है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो बेसिकली एफ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ई का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, yes. अब आप ये जवाब दीजिए, सी और एफ में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी का। सी का, क्योंकि सी के साइड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। बहुत ही सही। तो अब यदि मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले VA लिखूंगा, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा I1 × 2, उसमें मैं ऐड करूंगा 10, और उसके बाद अब आते हैं ये रेजिस्टेंस जो है 4 ओमेगा का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट के उल्टे डायरेक्शन में हमें मूव करना पड़ेगा। जब हम E से F के तरफ जाएंगे तो करंट तो F से E के तरफ जा रहा है, लेकिन हम मूव कैसे कर रहे हैं? E से F के तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा +IR। तो यहाँ पे हो जाएगा +I2 × 4। यहाँ पे इस बार माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम E पॉइंट से F पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। और जब हम F से C के तरफ जाएंगे तो दोबारा से पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे +5, और हम पहुंच चुके होंगे VC पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे VA माइनस VC, C को इधर लाएंगे और बाकी टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा I1 × 2 -10 -I2 × 4 -5। तो I1 का जो वैल्यू है, I1 का वैल्यू आई गेस 1 एम्पियर है, तो ये 1 × 2 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। 2 -10, और I2 का वैल्यू 1 एम्पियर है,
इंटू 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 5. सो बेसिकली दिस 4 गेट्स कैंसल्ड आउट और ये हो जाएगा माइनस 15 वोल्ट. ठीक है, तो प्लस नहीं माइनस 15 वोल्ट होगा वी ए माइनस वी सी. तो आपने मैग्नीट्यूड सही बताया था बट साइन नहीं बताया था इसमें. ठीक है, तो ए का पोटेंशियल कम होगा, सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसीलिए वी ए माइनस वी सी माइनस 15 वोल्ट आ रहा है. समझ में आया ये आप लोगों को? यस सर. एनी कंफ्यूजन? शक्ति, एनी कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो हमने किया है, क्योंकि बहुत बार हमें ये कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना होगा. नाउ लेट्स टेक अ सर्किट. अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना सीख रहे हैं. ठीक है, केवीएल. तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल सर्किट. देयर आर टू बैटरीज. दिस इज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 5 ओमेगा, R2 10 omega, let's say 15 omega, and this is 20 volt. So यहाँ पे जो हमें पता करना है, find the current in the circuit. Also find VA minus VB. A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है. ठीक है, जस्ट ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देन आई विल सॉल्व इट. सॉल्व कर लिया? एनी आंसर? सर 2/3. करंट 2/3 आ रहा है आपका, और वी ए माइनस वी कितना आ रहा है? सर एक मिनट. -40/3. -40/3 volts. So let's discuss this. देखिए, मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ टू अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो सेकंड है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. तो
हम क्या करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए कि जिस भी लूप में अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। स्टेप 1 होता है सेलेक्ट अ पॉइंट। कहीं पे भी आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने इस लूप में ऑलरेडी ए और बी लिख रखा है, तो मान लीजिए मैं ए पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्टेप 2 होता है मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the loop and add all the potential difference। ठीक है, तो लूप में मूव करना होता है, ये स्टेप 3 इसे कहते हैं। स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 होगा मार्क द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें करंट मार्क करना होगा। तो मान लीजिए मैं करंट मार्क करता हूँ, यहाँ एक ही ब्रांच है, गोल गोल घूम रहा है। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि इस सर्किट में करंट आई है, तो हर जगह पे करंट जो होगा वो आई ही होगा, सेम करंट आई मूव कर रहा होगा। स्टेप 3 में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ सर्किट में, तो मैं सॉल्व करते समय इस तरह से लिखूंगा कि ए पॉइंट से मैं शुरू हुआ हूँ और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। इस तरह से मैं सिग्निफाई करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा KVL और ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। तो अब ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ हूँ, तो सबसे पहले ए से मान लीजिए यहाँ आते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। तो ए से मैं सी के तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा या सी होगा? हायर पोटेंशियल ए होगा या सी होगा? ए होगा। लेकिन हम किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हमें जो लिखना होगा यहाँ पे, तो हम फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो माइनस और हायर पोटेंशियल प्लस। तो बेसिकली हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले लिखेंगे -10। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे -10 क्योंकि हम बैटरी को क्रॉस किए हैं हायर से लोअर की तरफ। तो सी फाइनल पॉइंट हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया। फिर हम आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सबसे पहले बैटरी मिला, बैटरी के बाद जाएंगे तो R1 रेजिस्टेंस मिलेगा। तो R1 रेजिस्टेंस में हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे और हम अपने मूवमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में हम मूव कर रहे होंगे क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मूव करने का अपना अजम्पशन लिया है। तो अब हम करंट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सी और बी में से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? सी ज्यादा होगा। और हम लेकिन हम कैसे मूव कर रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में। मतलब बी हमारा फाइनल पोटेंशियल होना चाहिए, सी हमारा इनिशियल पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दैट इज -5 टाइम्स आई लिख देंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं बी से डी के बीच में। तो बी और डी में कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा? डी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +20 क्योंकि हम बी से डी के तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो डी हायर पोटेंशियल होगा, बी लोअर पोटेंशियल होगा, और हमारे पास डी का पोटेंशियल ज्यादा है तो इसलिए प्लस आ रहा है, तो हमने प्लस लिख दिया। अब हम R2 पे आते हैं। R2 पे हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम करंट के ही डायरेक्शन में R2 पे भी मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो D और A में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे 15 ओमेगा जो ओम्स जो है रेजिस्टेंस है, तो हम इसे लिख सकते हैं -15I और इसे हम कर देंगे 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा -10 + 20, ये 10 हो जाएगा, -5 -15 -20I हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आई? सो I कितना हो जाएगा हमारे पास? I हो जाएगा, आई होप बैटरी का वोल्टेज हाँ सही लिया है। तो I जो हो जाएगा वो 10 / 20 1/2 एम्पियर आ गया आंसर। अब देखिए आंसर हमारा पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ये याद रखिए, सिंस आंसर करंट जो कैलकुलेट किया है हमने इज पॉजिटिव, सो आवर assumption of current direction
current's direction is correct. मैंने करंट का डायरेक्शन क्या लिया, मैंने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया। ये तो मैंने अज्यूम किया था। मान लीजिए आपका मन रहता है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं क्लॉकवाइज नहीं लूंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, तो आपका जो आंसर आता वो -1/2 आता। -1/2 ये इंडिकेट कर रहा होता कि आपने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया है वो आपने गलत अज्यूम किया है, उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट होगा। आज समझ में आ गया? तो जहां पे भी करंट नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका डायरेक्शन का अजम्पशन गलत है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें VA माइनस VB पता करना है। आई गेस हमें यहाँ पे VA माइनस VB पता करना है। तो हम A से स्टार्ट होते हैं, VA, A का पोटेंशियल। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमें बैटरी मिलता है, बैटरी में हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो VA में से हम क्या करेंगे, -10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो R1 मिलेगा। तो R1 में करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो बेसिकली ये जो हो जाएगा, करंट अब हमारे पास कितना आ गया है, 1/2 आ गया, उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 और हम B पे पहुंच चुके होंगे। तो बेसिकली VA माइनस VB पता कर रहा है, तो VA माइनस VB जो हो जाएगा 10 प्लस 5/2 हो जाएगा। सो दिस इज 12.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ये आप दोनों के समझ में आया? यस सर। एनी प्रॉब्लम शक्ति? नो सर। इस तरह से चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये एक और क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। जितने भी वायर हैं सब वायर में करंट पता करना है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू डू इट। पहले आप करने का कोशिश कीजिए। आई विल गिव यू, लेट्स टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
इसमें जब हम करंट निकालेंगे तो पहले जो मतलब फर्स्ट जो पार्ट है तो उसमें सिर्फ आधा ही सर्किट अकाउंट में लेंगे या फिर पूरा लेके फिर फर्स्ट वाली ब्रांच का करंट निकलेगा? चलिए बेसिकली लेट मी डिस्कस दिस नाउ। हाँ। सबसे पहले हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्किट में कहीं पे भी। तो मैं लेट से एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस पॉइंट का ए, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू करूंगा अपना एनालिसिस। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज सी, डी, ई एंड एफ। अब जो सेकेंड केवीएल होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, वो लूप पे लगाया जाता है, क्लोज्ड लूप पे। तो यहाँ पे 3 लूप है। लूप 1 जो है वो है ए बी सी डी। एक दूसरा लूप जो है लूप 2 वो है ए डी ई एफ। और एक तीसरा लूप जो है लूप 3 वो है बी सी ई एफ। 3 लूप्स है यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे लूप 3 जो है वो लूप 1 प्लस लूप 2 कर दें तो लूप 3 बन जाएगा, ठीक है। यदि लूप 1 और लूप 2 मिल जाता है तो बड़ा वाला लूप 3 बन जाता है। तो जब भी 2 लूप मिलके एक तीसरा लूप बनाए तो हमारे पास लूप तो 3 आ जाता है, लेकिन इसमें से यूज हम बस 2 ही लूप यूज कर सकते हैं। तीसरा लूप जो होगा वो रिटर्डेंट हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है कितने लूप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि 3 लूप्स हो सकते हैं। फिर आपको ये देखना है कि किसी भी 2 लूप को जोड़ के तीसरा लूप तो नहीं बनाया जा सकता है। यदि 2 लूप को जोड़ के तीसरा लूप बन रहा है तो वो लूप आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब या आप उन 3 में से कोई भी 2 लूप यूज करेंगे। ये समझ में आया आपके सबके? यस सर। अब आपका मन है कि इन 3 में से कौन सा 2 यूज करना है, which 2 you want to use। लेट्स से कि मैं लूप 1 और लूप 3 यूज कर लेता हूं। लूप 2 भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। तो मैं 2 लूप 1 और 3 को सेलेक्ट करता हूं रैंडमली। अब हमने पॉइंट मार्क कर दिया है, अब हमें करंट मार्क करना है। तो मैं करंट ये मार्क करता हूं कि यहाँ पे करंट मैं आई मान लेता हूं, ठीक है। मैंने करंट यहाँ पे आई मान लिया। अब ये करंट मूव करता हुआ ए पॉइंट पे आएगा। ए पॉइंट पे मैं ये मान लेता हूं कि करंट 2 पार्ट में टूट गया, एक I1 हो गया। यदि करंट एक में I1 हो गया तो दूसरे में करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 हो जाएगा। समझ में आया ये? तो मैं ये मान रहा हूं कि करंट 2 पार्ट में टूट जा रहा है, एक में I1 हो जा रहा है, एक में I माइनस I1। मेरा अजम्पशन गलत होगा तो आई विल गेट अ नेगेटिव आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब देखिए मैंने सब जगह करंट, जितने वायर्स थे सब में मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सब वायर का करंट मुझे पता है। एक वायर में I करंट है, एक वायर में I1 करंट है, एक वायर में I माइनस I1 करंट है। तो मैंने सर्किट के सारे वायर में करंट डिवाइड कर दिया। तो मैंने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। अब मैं स्टेप 3 पे आता हूँ। स्टेप 3 में मैं एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली मैंने लूप 1 लिया है। तो लूप 1 जो है वो ABCD है, ABCD है। लूप 1 में मैं A पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। और उसके बाद लूप 3 लिया है, BCEF, बड़ा वाला लूप लिया है। तो बड़े वाले लूप में भी A पॉइंट से मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। इसे मैं लूप 1 कह देता हूँ और इसे मैं लूप 2 कह देता हूँ, सपोज अच्छा लूप 3 कह देता हूँ क्योंकि हमने 3 मार्क किया है। तो अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूं लूप 1 पे। लूप 1 पे मैं A पॉइंट से स्टार्ट होऊंगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा। A पॉइंट से जब हम B पॉइंट पे जाते हैं तो रास्ते में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो A और B पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, अलग नहीं होगा। तो बस ये याद रखिए कि 2 पॉइंट यदि वायर से कनेक्टेड होते हैं तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस होना है तो उसके बीच में या तो बैटरी आना चाहिए या रेजिस्टेंस आना चाहिए।
ठीक है, तो बैटरी भी नहीं है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब हम जब बी से सी के तरफ चलेंगे, तो अब बी से सी के तरफ जाने पे एक पहले रेजिस्टेंस आता है, फिर एक बैटरी आता है। तो मान लीजिए कि इसके बीच में मैं एक पॉइंट एक्स मार्क कर देता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा या एक्स का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि करंट जो है वो बी से एक्स के तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2 I माइनस I1, क्योंकि करंट I1 है, गड़बड़ कर दिया यार, 2 into I1, तो करंट I1 है और 2 रेजिस्टेंस है। फिर मैं बैटरी के अक्रॉस आऊंगा, तो बैटरी इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, तो X हायर पोटेंशियल है, C लोअर पोटेंशियल है, तो मैं हायर से लोअर की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं -5 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे -5 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं C से D पे आऊंगा, तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा, और उसके बाद मैं D से A की तरफ जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं मैं करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 है, ये दिस इज इक्वल टू 0, इसे मैं 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है KVL में कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम आएंगे लूप 2 पे, अब हम लूप 3 पे आएंगे। लूप 3 में भी ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा। तो अब लूप 3 पे देखिए, ए पॉइंट से यहां तक तो डी तक तो सेम होगा, तो मैं सीधा सीधा सेम लिख देता हूं, -2I1 -5, तो हम ए से डी पे पहुंच चुके हैं। अब डी से आगे चलेंगे ई पे, ई का भी पोटेंशियल क्या होगा, जितना डी का, मतलब CDE, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा CDE, क्योंकि ये एक वायर से कनेक्टेड है, बीच में ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, क्योंकि पोटेंशियल बदलता है बैटरी और रेजिस्टेंस के कारण, तो E तक नहीं बदला, लेकिन E और F के बीच में पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि बीच में बैटरी है, तो हम E से F के तरफ जा रहे हैं, मतलब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो F का पोटेंशियल ज्यादा है, E का कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +20 लिख देंगे यहाँ पे। अब हम F पे आ चुके हैं, F से A पे आना है, तो बीच में रेजिस्टेंस है, फिर से पोटेंशियल बदलेगा, और हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -I × 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, I1 एंड I, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम I1 और I पता कर लेंगे, तो हमें करंट पता चल जाएगा सारे ब्रांचेस में। समझ में आया ये आप लोगों के? यस सर। ठीक है, तो ये KVL का एनालिसिस मैंने अभी किया है इसमें, तो इसे सॉल्व कर लेना है। सर लूप 2 अकाउंट में लाने से क्या होता था? क्या लूप 2 अकाउंट में लाने से क्या होता था? मान लीजिए आप लूप 2 भी ले लेते, यहाँ पे लिख देते इक्वेशन। हाँ यस। तो बेसिकली देखिए, कभी कदाल क्या होता है ना कि कुछ रिटर्डेंट इक्वेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं x + y = 3 लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ 2x + y = 5 लिखता हूँ। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा आपके पास x और y क्या है। लेकिन सपोज मैं एक और तीसरा इक्वेशन लिख देता हूँ 2x + 2y = 6 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये जो तीसरा इक्वेशन है और पहला इक्वेशन है आइडेंटिकल नहीं है। यस। तो बेसिकली ये क्या है, रिटर्डेंट है। पहले इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और तीसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो ऐसे इक्वेशन को रिटर्डेंट कहते हैं कि मतलब ये जो है रिपीटेटिव है। तो जब आप लूप 1 लेंगे और लूप 2 लेंगे, ठीक है, और जब आप लूप 1 2 को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास लूप 3 आ जाएगा। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करके आपके पास लूप 3 आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पहला इक्वेशन आया है, ठीक है, और लूप 2 का इक्वेशन लिख देते, यदि 1 और 2 वाला इक्वेशन ऐड करते तो लूप 3 का इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो इक्वेशन आ जाता। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 3 और 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। नहीं, हाँ सही, वेरी गुड, समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ। तो जहां पे भी दो लूप मिलके एक लूप बना रहे हो तो उस 3 लूप होगा हमारे पास, लेकिन उसमें से 2 ही लेंगे, क्योंकि यदि मैं लूप 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो लूप 3 का इक्वेशन आ जाता है।
तो बेसिकली एक इक्वेशन जो होगा वो रिटर्नेंट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो लेट्स एंड इट हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टफ जाएंगे। केवीएल एनालिसिस का बेसिकली जो मैंने यहाँ पे किया है इसको नाम हम देते हैं लूप एनालिसिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं लूप एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन को केवीएल को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे एक दूसरे एनालिसिस से, जिसे हम लोग कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो बेसिकली केवीएल को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो सेकेंड लॉ है उसे हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक को कहते हैं लूप एनालिसिस और दूसरे को कहते हैं नोडल एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले नोडल एनालिसिस सिखाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन लूंगा और हर क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप एनालिसिस, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नोडल एनालिसिस। ये समझ में आया यहाँ तक? Yes. आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार ना फटाफट जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ शाम को या रात को, तो एक बार फटाफट उस वीडियो को देख लिया कीजिए कि क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे है, कोई डेरिवेशन है तो उसे कर लिया कीजिए, ताकि क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे कर सकें और थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके में कर सकें। नहीं तो थ्योरी पढ़ाने में ना क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं और इंटरेक्शन कम हो जाता है। चलिए, लेट्स एंड इट टुडे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।